जी, मैं दिनेश प्रताप सिंह कल्याण मुंबई से हूँ और इस चिंतन सत्र से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। आप सादर प्रणाम, सबको नमस्कार मेरा। राव विद्यापीठ का पहला सत्र श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसे हम नाग पंचमी भी कहते हैं, तब से शुरू हुआ है और 9 अगस्त 2024 से, और इसका अंतिम सत्र आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी 31 मई 2025 को। ये लगभग 10 महीने का समय है। इन 10 महीनों में हमने 20 सत्र का में अध्ययन किया और इन 20 सत्रों में जुड़ करके जो सुना ताई जी से जाना, वो तो एक अलग विषय हुआ। उसका एक पक्ष मेरा व्यक्तिगत भी है कि समय से उठना, हालांकि मैं पढ़ने लिखने के लिए नित्य प्रति इसी समय लगभग उठता हूँ रोज, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ना लिखना और एक छुट्टा रूप में मनमानी पढ़ना लिखना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो यह एक अनुशासनबद्ध जो पढ़ने लिखने की आदत पड़ी, वो विगत जो 35-36 वर्षों से छूट गया था, वह फिर से हुआ। एक अनुशासित जीवन, एक अनुशासित अध्ययन की पद्धति शुरू हो गई पढ़ने लिखने की। रोज रोज आप सबसे मिलना, रोज रोज भले बात नहीं होती थी, लेकिन संपर्क से जुड़ना, बड़ी आत्मीयता विकसित हुई सबकी, एक एक व्यक्ति के नाम पटल पर देखते हुए, उनके चित्र देखते हुए। तो देश भर से इतने जुड़े हुए लोगों के साथ जो आत्मीयता बनी, वह प्रत्यक्ष रूप से जब हम पुनरुत्थान विद्यापीठ में किसी कार्यक्रम में मिलते हैं तो वो ज्यादा प्रगाढ़ हुई। एक अनुभव यह भी मेरा आया और शिक्षा के बारे में एक नई दिशा में सोचने का एक शुरुआत हुई। अभी तक हम शिक्षा को जो पारंपरिक रूप से विद्यालय पढ़ते रहे या पुस्तकों में पढ़ते रहे, उससे एक भिन्न दिशा मुझे सोचने के लिए मिली, चिंतन के लिए मिली। उससे संबंधित पुस्तकें भी ढूंढने लगा, उससे संबंधित व्याख्यान भी वीडियो लोगों के सुनने लगा, उससे संबंधित जो भी अखबारों में पत्रिकाओं में मिलता था वो भी पढ़ने लगा और लोगों से चर्चा होने लगी कि राम विद्यापीठ की शुरुआत एक समस्त ज्ञान के लिए हुई है और इसकी दृष्टि संपूर्ण भारतीय है, समग्र भारतीय है, समग्र जीवन विकास के लिए एवं शाश्वत जीवन पर विचार करने के लिए हुई है। 140 लोगों की शिक्षा के लिए चिंता, भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक संबंधों में जोड़ करके प्रस्तुत करना, उसे युगानुकूल बनाना, यह एक नई बात इस संदर्भ में कि आज ताई जी ने बीच बीच में कहा भी कि जो भी हमारे ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, उपनिषद हैं या अन्य जो पंचतंत्र है, हितोपदेश हैं, इन सब में जो ज्ञान राशि है उसको नए संदर्भों में, आज के संदर्भों में जोड़ करके प्रस्तुत करना ज्यादा उपयोगी होगा, ताकि लोगों की समझ में भी अच्छी तरह से वह आएगा और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए केवल ज्ञानात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी लोग महसूस करेंगे। और पढ़ते हुए जो नई बातें आई, जैसे ऋषि, विद्वज्जन, अभिजन, बहुजन, इसमें समाज का विभाजन, किसकी कितनी संख्या है, किसका क्या उत्तरदायित्व है, किसके क्या समाज के प्रति कार्य हैं, यह सब पहली बार व्यवस्थित रूप से जाना। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो वेदों से लेकर के और आज संत महात्माओं तक पहुंची है, जिसमें उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, रामायण, महाभारत, आचार्यों का साहित्य, संत साहित्य, ये सब है। यह एक शाश्वत जो ज्ञान परंपरा चली आई है, उसे व्यवस्थित ढंग से समझने का अवसर मिला मुझे इस व्याख्यान में। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय शिक्षा पद्धति, जिसमें गुरुकुल पद्धति है, इसमें कुलपति हैं, आचार्य हैं और विद्यार्थी हैं, और इसके अलावा पश्चिमी सेमेटिक शिक्षा पद्धति, दोनों में अंतर समझ में आया इन 20 व्याख्यानों में। और बड़ी बात यह है कि सेमेटिक विचार को लेकर के जो शिक्षा पद्धति आई, जो क्लासरूम शिक्षा पद्धति बनी,
ये शब्द ताई जी ने प्रयोग किया, क्लासरूम सिस्टम। तो इस क्लासरूम सिस्टम से किस तरह से हमारी केवल शिक्षा व्यवस्था ही नहीं ध्वस्त हुई, बल्कि हमारी पूरी ज्ञान परंपरा ही बदल गई, उसकी दिशा ही बदल गई, और उसे फिर से लाना है हमें वापस। और संक्षेप में गुरुकुलों के आय के साथ उन्होंने समित पाणी, गुरुदक्षिणा, भिक्षा, दान, और केवल बताया नहीं बल्कि भिक्षा के लिए तो प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल में हमें प्रत्यक्ष रूप से उद्यत भी किया, हमें प्रेरित किया, हम सब ने उसका अनुभव भी लिया। और चार पुरुषार्थ हम जानते थे, पहले से पढ़ते रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन इसे दो भागों में उन्होंने बताया, एक त्रिवर्ग और एक अपवर्ग। त्रिवर्ग में धर्म अर्थ काम और अपवर्ग में मोक्ष। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे लिए हुई वह यह कि काम की जो परिभाषा हम समझते थे वह केवल वासना से संबंधित बताया गया था, बल्कि काम तो कामना है, इच्छा है। तो सबसे पहले इच्छा होगी तभी हम अर्थ को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तभी हम धर्म पे मार्ग पर चलना शुरू करेंगे, तभी मोक्ष की कामना करेंगे। तो इसकी जो व्याख्या हुई वो नए संदर्भों में हुई। अभी जहां हम कभी चर्चा भी उसे इसी संदर्भ में करना शुरू किया है। ताई जी ने शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास के प्रतिमान के रूप में किया कि शरीर से समर्थ बनाना, प्राण तत्व से समर्थ बनाना, मन तत्व से समर्थ बनाना, और इसके उद्देश्यों में समस्त भारतीयों को शिक्षा के माध्यम से श्रेष्ठ बनाना, विश्व को वर्तमान के संकटों से बाहर निकालना, इसके लिए स्वयं को श्रेष्ठ बनाना, और देशवासियों की आयु एवं अवस्था के अनुरूप जीवन विकास की शिक्षा की व्यवस्था करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। शिक्षा के उद्देश्य में हम वही पश्चिमी की विचार जो थे कि धन की व्यवस्था करना, और अपने लिए भौतिक धन जुटाना, उन संसाधनों में स्वयं को डुबो देना और उसी को जीवन का उद्देश्य मान लेना, यही सब शिक्षा के उद्देश्य के रूप में अभी तक थे। लेकिन ये जो चार पांच लोग ताई जी ने बताए, उससे शिक्षा का सही उद्देश्य हमें मालूम हुआ। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा के जो तीन केंद्र, कुटुंब, विद्यालय और मंदिर, कुटुंब और विद्यालय को तो हम समझते थे, लेकिन मंदिर जिसे हम प्रबोधनात्मक शिक्षा कहते हैं, विद्यालय में ज्ञानात्मक शिक्षा और कुटुंब में जीवन विकास की शिक्षा, इसमें मंदिर की जो लोक शिक्षा है और मंदिर का कितना बड़ा योगदान है। उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, लोक जीवन के समेकित रूप से करने के लिए मंदिर की जो व्याख्या की और मंदिर के लिए उपयोग बताया, यह बड़ा महत्वपूर्ण था। तो इन 20 सत्रों में राम विद्यापीठ में सुनते हुए, पढ़ते हुए, और जो हम 20 सत्रों के 19 सत्र में एक सत्र नहीं हो पाया था जब हम सब संगोष्ठी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन विषय पूरा आ गया। तो ये 20 सत्रों के जो विषय हैं इनको लिखा है हमने, और लिखने के बाद फिर से पढ़ा है, और अभी मेरे मन में है कि इन सबको मैं एक पूरा व्यवस्थित ढंग से एक बुकलेट में तैयार कर लूं। हालांकि ताई जी के शब्द तो नहीं है उसमें सारे, क्योंकि आगे पीछे लिखते हुए कुछ अपने शब्द आए हैं, कुछ छूट गया है, तो उतना तो व्यवस्थित नहीं है, लेकिन सारी चीजें आ गई हैं। इस अपने व्यवस्थित व्यक्तिगत के लिए ये सब करूंगा और समय मिलेगा। ताई जी ने जो शिक्षा के बारे में, समाज के बारे में और अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचने की नई दिशा दी है, इसके लिए हम आभारी हैं। और हमारा एक नया चिंतन विकसित हुआ है, वह राम विद्यापीठ में आने से ही हुआ है। अभी हमने अपना रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका। जी जी मैम। जी नमस्ते। दूसरे है अविनाश जी। हम समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे, 4 या 5 मिनट में हमारा अनुभव कथन तो हाँ, कुछ सबका ज्यादा हो हो गया पाएगा। मुझे, हाँ ज्यादा हो गया शादी। जी कोई बात नहीं, कोई। अविनाश जी फाटक अपना अनुभव कथन करें। जी अविनाश जी।
म्यूट पे है आप। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, हाँ बताइए। जी। नमस्कार सभी को। मैं अविनाश फाटक, बीकानेर, राजस्थान से। लगभग एक वर्ष पूर्व ही विद्या अपने इससे विद्यापीठ से जुड़ा। संघ का तृतीय वर्ष शिक्षित होने के नाते ताई जी से भी परिचय था, 1051 ग्रंथों के बारे में भी जानकारी थी, लेकिन इतना सखोल ऐसी जानकारी नहीं थी। यहाँ पर बीकानेर में अप्रैल में एक विद्वत गोष्ठी हुई थी, उसमें गया। उसके बाद धीरे 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 फिर कुछ ग्रंथों की एडिटिंग करी, प्रूफ रीडिंग का सौभाग्य मिला, और उसके बाद उसका जो बढ़ता गया, और उसके बाद ये तो राम विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ, पितामही विद्यापीठ, और अभी जो चल रहा है अपना अर्थनिरपेक्ष, इन सभी सत्रों में उपस्थित रहा अपनी श्रीमती जी के साथ, और बहुत ध्यान से सुनता रहा। और वास्तव में साल भर पहले इस विषय के बारे में लगभग ज्ञान शून्य था, लेकिन इन वर्ष भर इन सभी इसमें जब ताई जी को सुना और कर्णावती में प्रत्यक्ष रूप से देखा, तो इतना अभिभूत करने वाला है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि चारों इसमें है, उसमें से इसका भी चल रहा है अर्थनिरपेक्षा, लेकिन ये राम विद्यापीठ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा क्लिष्ट है। लेकिन शुरुआत से ही ताई जी ने राम विद्यापीठ इसका नाम क्यों दिया, कैसे 140 करोड़ जनसंख्या हेतु शिक्षा, अब आज जिस शिक्षा जो हमने पाई और अभी जो दे रहे हैं उसमें, और इस राम विद्यापीठ के जो भारतीय ज्ञान दर्शन के हिसाब से करना था, तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा ये कैसे होगा। पितामही विद्यापीठ का और बाकी तो फिर भी थोड़ा 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 ध्यान था, लेकिन इसका बिल्कुल भी। लेकिन ताई ने विभिन्न सत्रों में जिस हिसाब से ये दिया, उससे बहुत सी ये भ्रांतियां जो थी वो दूर होती गई। उपकरण इसके बारे में ताई ने बताया, कल्प वृक्ष के बारे में बताया। तो ये सारा ऐसा एक अनुभव है। कहने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन इतना अनुभव भी नहीं है और कह नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वास्तव में ताई जी आपके आभारी हैं कि आपने इतना हमें इस चारों इसमें ज्ञान दिया है। राम विद्यापीठ में तो वास्तव में बहुत ही कठिन, मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा कठिन लगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से आपने इसको हमें समझाया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और बाकी बहुत सी चीजें जो मैंने लिख रखी थी बोलने के लिए, वो दिनेश जी भाई साहब ने बताई दी है, तो उसमें पुनः जाने का कोई वो नहीं है। लेकिन धीरे 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 अब ये विषय सारे समझ में आते जा रहे हैं। एक ही बस वो चिंता इन चारों में, वो संख्या को लेकर के आज भी अब उपस्थिति केवल 23 है। ये एक दुखद विषय है। हालांकि इसके बारे में हमने, समीर भाई ने और दिनेश जी ने, हमने चर्चा की थी, इसलिए अपनी बैठक में भी ये हुई थी। तो इतना गजब का मतलब ज्ञान मिल रहा है, लोग क्यों नहीं ले रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। हम अपने इससे जुड़े हैं, किसी ने हमें वो नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अनुशासन या सुबह 6 बजे उठने की वो थोड़ी सी वो हो सकती है। बाकी वास्तव में अभिभूत कर देने वाला ये राम विद्यापीठ भी सत्र रहा, और बाकी के भी सत्र बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक तरीके से ताई जी ने समझाए। सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद जी अविनाश जी। आगे का अनुभव कथन रहेगा सीपी मिश्र जी। जी सभी को नमस्कार। मैं चंद्रिका प्रसाद मिश्र, नासिक से। आज के कार्यक्रम में 8+24 यानी 32 लोग जुड़े हुए हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, फाटक जी ने केवल 24 बोला, 23 बोला, इसलिए हाँ जी जी जी, नहीं वो मेरे को भी ध्यान आ गया। 24 और 8 32 बिल्कुल ठीक है, जी, क्षमा चाहता जी। हूँ मैं। इस व्याख्यान में जुड़ने के बाद
मैंने जो अनुभव किया या मेरे जो चिंतन में आया वो 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूँ। मैं पहले साक्षरता को ही शिक्षित होना मानता था, लेकिन ताई के व्याख्यान सुनने के बाद में दोनों में बहुत बहुत अंतर है। आज ये मैं समझ पा रहा हूँ और देख भी पा रहा हूँ। शिक्षित व्यक्ति में शील और चरित्र का बहुत ऊंचा स्थान है, जबकि आज हम आजू बाजू में जो विद्यालयीन शिक्षा है, महाविद्यालयीन शिक्षा है, उसमें इनका प्रायः, मैं जोर दे के बोलना चाहूंगा कि प्रायः लोप होता जा रहा है। न शील को कोई स्थान है, न चरित्र को है। और ये इनका लोप हो जाना क्या करता है, आपको अपराध की ओर बढ़ाता है। हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, मैं अभी सेवानिवृत्त होने के बाद में मैंने एलएलबी की पढ़ाई की, नियमित कक्षाओं में जाता रहा, तो मैंने ये देखा कि उनमें जो पढ़ाया जा रहा है, किसी भारतीय चिंतक का नाम, किसी भारतीय विद्वान का नाम नहीं आता। प्रायः सभी यूरोप के विद्वानों के नाम उद्धृत किए गए हैं, उन्हीं के उदाहरण दिए जाते हैं। हमारे श्रेष्ठ ग्रंथों को अंग्रेजों ने पढ़ा, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है धीमे धीमे पुनरुत्थान विद्यापीठ से जुड़ने के बाद में। हमारे श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया और फिर उसमें थोड़ा अपना जोड़ के घटा करके हमको परोस दिए और हम उसको उत्तम मानने लगे, और जो अपना श्रेष्ठ था उसको विस्मृत कर बैठे। तो जो उस पर धूल चढ़ी थी उसको ताई जी ने बहुत सुंदरता से, बड़े प्रभावी ढंग से हटाया है, और हमको महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, बल्कि पीड़ा भी हो रही कि हमारा जो श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है, उच्चतम है, उसको हम स्वयं भूलते जा रहे हैं या बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं। आज निश्चित ही समाज निर्माण की आवश्यकता है, लेकिन जो यूरोपीय पद्धति है, पश्चिम दृष्टि है, पाश्चात्य दृष्टि, उससे हमारे परिवार लगातार छोटे होते जा रहे हैं और हम हर काम सह ना ववतु सहनौ भुनक्तु से करते हैं। साथ वाली चीजें जब अकेला ही बच्चा होगा परिवार में, तो सह ना नवतु कहाँ से चरित्र में उतरेगा। और बाद में क्या होता है कि वृद्धावस्था में वो संत्रास और कुंठा का शिकार हो जाता है। वृद्धाश्रम में जिस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। हालांकि बहुत से लोग उसको बड़े प्रगति की निशानी के रूप में चिन्हित करते हैं, जो पीड़ा देने वाला है। वृद्ध लोग, ताई के व्याख्यान सुनने के बाद में समझ में आ गया कि जो अपने बाद के जो 2 आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ और सन्यास, वो उनके लिए समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब जो समाज रचना है उसमें उनको केंद्र में होना चाहिए। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव ऐसा हुआ कि हमने उनको बाहर करके केंद्र में तो रहने ही नहीं दिया, बल्कि परिधि के बाहर कर दिया, जिसका परिणाम हम बढ़ रहे वृद्धाश्रम के रूप में देख रहे हैं। हमारा मापदंड केवल एक है, पैसा ही मापदंड है। और हमारे धर्म ग्रंथ हमको बताते हैं, अर्थात पुराणाम न गुरुर न बंधु। हम बंधुत्व की बात भी करें और अर्थ को सबसे ऊपर रखें, ये तो बड़ा विरोधाभास है, जो अब समझ में आने लगा, अभी तक नहीं समझ में आता था। तो ये कल्पना, संकल्पना, ये पुण्य विचार उदित हुआ है, ये शुभ संकल्प प्रभु पूर्ण करें। और श्री राम विद्यापीठ जिस विचार को, जिस पुण्य हमारे शायद उदय हुए हैं, ये विचार आ रहा है, ये सफल हो और इसके उद्देश्य, इसकी भावना लोगों तक पहुंचे। मैं क्या अनुभव कथन रहेगा मनोजी तायल? सभी को नमस्कार। मैं मनु तायल, बेंगलोर से। मैंने अभी हमने सुना ही
18 से 20 सत्र हुए। बड़ा लंबा चलने वाला चिंतन सत्र एक तरह से कह सकते हैं। और चला भी। और इसका मुख्य स्वरूप माने ताई का विवेचन और हम सबका चिंतन ऐसा रहा। बीच बीच में हम में से बहुत लोगों के प्रश्न भी बने, चर्चा भी हुई। मैंने कुल मिलाकर अनुभव जो रहा इस पूरे चिंतन सत्र में, वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं तो लगभग 3 वर्ष से आचार्य अध्ययन योजना से जुड़ा हूं और इस संकल्पना के बारे में थोड़ा मैं परिचित था। जो इसके मूल सिद्धांत हैं उसके बारे में भी मैं परिचित तो था ही चिंतन सत्र प्रारंभ होने से पहले ही। लेकिन ये जो पुनर्प्रतिष्ठा का जो मानस है, जो भारतीय शिक्षा की पुनर्प्रतिष्ठा का जो मानस है, उस दिशा में जो कृति रूप की जो संकल्पना है, इन दोनों आयामों को और सुदृढ़ और अच्छे से समझने का ये माध्यम ये चिंतन सत्र बना। हम पुनरुत्थान के 5 तपों के बारे में तो जानते ही हैं, जिसमें अंत में हम बात करते हैं आचार्य निर्माण और गुरुकुल निर्माण की, जो अंतिम 2 तप है। अब ये वहां तक पहुंचते पहुंचते, गुरुकुल निर्माण तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी व्यवस्था क्या होगी, ये अब और थोड़ा उसका स्पष्टीकरण हुआ है। राम विद्यापीठ के माध्यम से भी और जो अन्य संकल्पनाएं रही हमारी, माने पितामही विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ, इस तरह की जो अलग अलग संकल्पनाएं रही, ये व्यवस्था कैसे होगी, ये हम करेंगे कैसे, आगे कैसे जाएंगे, इसमें स्पष्टीकरण हुआ है। समग्रता में विचार करना, माने विद्यालयीन शिक्षा को ही नहीं, जीवन के सभी क्षेत्रों को, समाज को, कुटुंब को, अर्थ क्षेत्र को, राज्य अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर विचार करके समग्रता में योजना बनाना और उसको कैसे माने एक शिक्षा व्यवस्था के रूप में उसको निरूपित करना, ये और अच्छे से अभी समझ में आया है। एक और संकल्पना मुझे बहुत सुंदर लगी थी कि मैंने आचार्य अध्ययन योजना में हम पढ़ते ही थे कि शिक्षकों के प्रकार होते हैं, वेतन के शिक्षक होते हैं, विषय के शिक्षक होते हैं, छात्र, राष्ट्रीय शिक्षक होते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षक बनना चाहिए और उसके गुणों के बारे में हम विचार करते ही थे। इन चिंतन सत्रों में एक स्तर और ऊपर उठा है, अभी ऋषि की संकल्पना आई है, और कि ऋषि कैसे बनना है, ऋषि के क्या गुण होते हैं, ऐसे कुलपति कैसे बने जो ऋषि कुल शुरू कर सके। ये विचार भी बड़ा रोमांचित करने वाला था, बहुत प्रभावी था, मुझे लगा ये मेरे ध्यान में आता है। फिर उसके कैसे अलग अलग विभाग, उनके शोध के क्षेत्र, अंगांगी संबंध, ये सभी जो उप विद्यापीठों की भी संकल्पना हुई, उनके आपस में समन्वय कैसे होंगे, इस पे जो चर्चाएं रही, इसका जो ढांचा रहा, इसका जो महत्व रहा, मैंने ये अपनी समझ को और स्पष्ट करना और इस दिशा में जाना, ये बहुत अच्छा रहा मुझे लगता है। ये तो समझ में आ रहा है कि इसके क्रियान्वयन में बहुत प्रयास लगेंगे, हम सभी का, बहुत लोगों का बल लगेगा। दिशा को लेकर कोई संशय नहीं है, परंतु प्रक्रिया कैसी होगी और उसमें और भी स्पष्टताएं आनी मुझे लगता है बाकी है। काफी स्पष्टताएं हुई हैं और स्पष्टताएं लानी है, तो और इसमें समय भी लगेगा, ताई का मार्गदर्शन भी लगेगा, हम सबके प्रयास भी लगेंगे, ऐसा भी लगता है। लेकिन एक मानसिक आधारशिला बनी है। ये चिंतन सत्र आगे भी चलने चाहिए, ये स्पष्टीकरण, ये माने इसकी दिशा आगे की ओर कैसे जाएगी, इसके ऊपर भी आगे भी बातचीत तो होती रहनी चाहिए। ये आज समापन हो ऐसा तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। तो ये सब मैंने कुल मिलाकर बहुत अच्छा अनुभव रहा। 2 बातें और उपस्थिति को लेकर पहले भी कुछ लोगों ने बात करी, तो मैंने देर से जुड़ना मान्य नहीं है। हाँ, मैंने आप अगर सत्र 6 बजे प्रारंभ होना है तो 6 बजे के बाद नहीं जुड़ना है। ये जो क्रियान्वित हुआ ये बहुत अच्छा लगा। ये संचालक के नियंत्रण में भी था और हो भी पाया,
तो ये बहुत अच्छा लगा। संख्या की दृष्टि से हमने बात कही ही, लेकिन इसमें टिके रहना आसान नहीं है। मैंने हम कुल मिलाकर हम समूह में देखेंगे तो मेरे ख्याल से 90-98 लोग हैं हम लोग, लेकिन जुड़ते तो उतने नहीं थे। और आगे भी अगर ये सत्र चलते रहे और ये चिंतन गहरा होता रहा तो और भी लोग छूटेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने हमारा धैर्य, हमारी निष्ठा इस सबका टेस्ट ही होगा। तो वो हम कैसे बनाए रखेंगे ये हमको तय करना है। लेकिन कुल मिलाकर ये अनुभव बहुत अच्छा रहा, और आगे कैसे इसको लेके जाएंगे इसको जानने की और इसमें सहभागी होने की बहुत बहुत इच्छा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को तो यहीं समाप्त करूंगा। जी मनु जी, अभी हम जो भी अनुभव कथन करना चाहते हैं वो अपना एड्रेस करेंगे, हम क्रमशः बोलेंगे। बिल्कुल भाई, जी मैं जी जी, नीति ताई बोलिए। जी बोलूं मैं? हाँ हाँ, बताइए, हाँ जी, संक्षिप्त में बताइए तो सबका थोड़ा हो बिल्कुल जाएगा। बहुत। जी जी जी। जी। हम जब ज्ञान सागर के ग्रंथों को रामार्पण करने हम लोग अयोध्या गए थे, तभी ताई ने भगवान राम के चरणों में प्रार्थना की थी कि ये आप राम विद्यापीठ बनवाइए। और फिर बाद में राम विद्यापीठ चिंतन सत्र शुरू करना ऐसा हुआ, तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि राम विद्यापीठ चिंतन सत्र में क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे राम विद्यापीठ की कल्पना शुरू हुई, तो जो विचार मस्तिष्क में नहीं था वो आया। फिर सुन के उन विचारों का थोड़ा बाद में कभी सोचा तो उसका रूप दिखने लगा, और फिर तो बाद में जब ज्यादा हम चिंतन करने लगते हैं तो वो विचार हमें चित्रों के रूप में दिखने लगता है। तो शायद मुझे ही नहीं, जो भी इसमें सोच रहा होगा उसको जरूर दिखा होगा कि एकदम ऐसा एक गुरुकुल ही दिखने लगा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, विभाग बन रहे हैं, और वहां से कुलपति निकल रहे हैं, दीक्षांत समारोह हो रहा है। तो ये जो ताई बोलती हैं उसका जो चित्र दिखता है वो उसकी वजह से ही ज्यादा प्रभावशाली वो हो जाता है। तो राम विद्यापीठ जब पहला प्रश्न था कि कैसा होगा, वो सुनते 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 मालूम पड़ा कि ऐसा होगा राम विद्यापीठ, उसका उद्देश्य ये है, वहां पर ये कार्य होंगे। तो मुझे लगता है ये तो अभी शुरुआत है, मतलब राम विद्यापीठ को तो अभी और आगे चलना चाहिए, ऐसा मैं ताई से बोलूंगी कि इसको अभी बंद न करके इसको थोड़े दिनों का भले ही अंतराल देके फिर से इसको शुरू करना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा अनुभव रहा, और एक है ना स्पष्टता हो गई है। अब उसके बारे में और भी विचार अपने आप आने लगते हैं, और इसमें रुचि बढ़ रही है। बस इतना ही। जी ताई, अगला अनुभव कथन प्रकाश जी रायचूर पर। नमस्ते ताई, सभी कुछ रहा मैं भी पूरे साल भर लगभग सत्रों में रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है आपकी प्रकाश जी। अभी आ रही है? हेलो, अभी आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आप। बहुत हल्की आवाज है प्रकाश जी, क्या पास में प्रॉब्लम है? हाँ। हेलो। हाँ अब आ रही है, बताइए। हाँ, मैं भी लगभग सभी सत्रों में उपस्थित रहा हूँ। पुनरुत्थान को जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अभी तक तो संघ का दायित्व था, अन्य क्षेत्र का भी दायित्व था, इसलिए लेकिन पुनरुत्थान का पढ़ता था काफी। ताई से भी मुलाकात हुई, उसके बाद काफी पढ़ने लगा था। सबसे पहले तो मुझे शिक्षा के बारे में लर्जाराम जी तोमर का किताब पढ़ने को मिला था, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। उसके बाद ही मैं ज्यादा शिक्षा के बारे में पढ़ने लगा था। ये चिंतन सत्र जब शुरू हुआ तब मुझे जो जाना मैंने
उसके बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। संघ के बौद्धिक वर्ग तो काफी सुने थे और ये भी सुना था कि हमारा हिंदू धर्म हमारी आत्मा है, हिंदुत्व हमारी आत्मा है और वो 16 पिलरों पे खड़ा है। 4 वर्ण हो, 4 आश्रम हो, 4 पुरुषार्थ हो या व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि हो, ये 16 पिलरों पे हमारा धर्म खड़ा है। तो इसके बारे में ताई ने जब सूत्रबद्ध पद्धति से एक 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 करके कहा तब कल्पना स्पष्ट होने लगी। व्यष्टि क्या है, फिर व्यक्ति के बारे में काफी डिटेल में बताया गया, समष्टि के बारे में बताया गया, वर्ण क्या है, पुरुषार्थ क्या है, आश्रम क्या है, इतना डिटेल में सूत्रबद्ध पद्धति से समझ में आने के बाद हमारा धर्म क्या, हमारा हिंदुत्व क्या है वो समझ में आने लगा। तो ये मनुष्य के बाद समग्र विकास का जब विचार करते तो ये सभी बातें स्पष्ट होना समाज में आवश्यकता है। वही कार्य अभी ये राम विद्यापीठ का है कि तो ये समाज में तो सबको मालूम है 4 पुरुषार्थ, कभी किसी को मालूम है, अभी अभी तो ज्ञानेन्द्रिय भी लोगों को मालूम नहीं है, ऐसी अवस्था है। 4 ज्ञानेन्द्रिय क्या, 4 कर्मेंद्रिय पूछो तो भी लोगों को पता नहीं होता, ऐसी अवस्था है आज की शिक्षा की। तो राम विद्यापीठ तो इसके बारे में ये सभी मुद्दे लेकर जब ताई का सुना तब कल्पना स्पष्ट होने लगी शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, समग्र शिक्षा की। तो ये तो आगे चलता ही रहेगा। ताई ने भी कहा है कि अभी ये अपना चिंतन सत्र आगे रहेगा और ये एकात्म मानव दर्शन के आधार पर ये सब आगे होगा, ऐसे ताई ने कहा है। एक ही विनती है कि आगे चलता रहे। मैं इतना नहीं कहूंगा अभी इस समय। धन्यवाद। जी जी, अनुपमा जी। अनुपमा जी आप म्यूट है। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है ना? जी जी बताइए। जी। एक तो इतना अच्छा लग रहा है आज का अनुभव कथन सुन के। कुछ लोगों ने तो ऐसा अनुभव कथन शेयर किया कि वो एक रिवीजन ही हो गया पूरा सत्र का, 20 सत्रों का। मैं देर से ही जुड़ी इस सत्रों में। आचार्य अध्ययन योजना के 1 साल के पूर्णता के बाद इसके बारे में मेरे सहपाठी सुधीर अन्ना ने प्रेरित किया। उसके बाद में मैं जुड़ी और पुनरावर्तन हुआ। जो भी मैंने पढ़ा था आचार्य अध्ययन योजना में, उसका अच्छे से पुनरावर्तन हुआ। परंतु जब मैं भिक्षा के लिए गई उस योजना में, मुझे हर बार मैं बोलती थी कि हम दूसरे चरण में हैं, इसे समाज में इस ज्ञान को प्रतिष्ठित करने के उस स्तर पे हैं। वी आर ट्राइंग टू रीइंस्टेट दीज आइडियाज इन द समाज। देन एक प्रश्न था मेरे मन में कि ये कैसे करेंगे। इतना शंका है सबके मन में, सबको अच्छा लग रहा है पर शंका था, बहुत शंका था समाज में जब मैं भिक्षा के लिए गई। तो इसको कैसे समाज में परिष्कृत करेंगी ताई? और नॉट ताई, इट इज नॉट लाइक उन्होंने सिर्फ टेका ले रखा है, हम सब मिलके कैसे करेंगे, ऐसे मैं सोचती थी। परंतु आज मैं इस अनुभव कथन को जब सुन रही हूँ, ये एक मार्ग ही हुआ कि इस ज्ञान को समाज में प्रतिष्ठित करने का ये एक उपाय है। एंड आई हैव बिकम वेरी एक्साइटेड व्हेन आई एम लिसनिंग टू एवरीबडी कि सब ऐसे ही स्पंदित हो रहे हैं इससे। एंड दिस इज द सक्सेस ऑफ सच सत्र, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस तरीके से हम समाज तक इस चिंतन आइडियाज को लेके जा सकते हैं, ये भी समझ में आया। सो दिस इज वंडरफुल। नमस्ते जी रामचंद्र जी। प्रणाम सभी को। मैं रामचंद्र भोसले सातारा महाराष्ट्र से। मेरा भाग्य ये है कि मार्च 2023 को मैं इसका साक्षी था कि ताई ने घोषित कर दिया था कि राम विद्यापीठ होना चाहिए। और जैसे कि अयोध्या में राम का शिक्षण होने लगा था और उसी विषय को लेकर आगे हमारा एक नया प्रकल्प राम विद्यापीठ हो। तो उस समय ये इतना मालूम नहीं था कि स्पष्टता कितनी अधिक गहरी होगी और आगे चलकर इतना ज्ञान मिलता रहेगा।
आगे चलकर 20 सत्रों में हमने ये उसका स्पष्टता आने वाला रूप देखा है। राम का चरित्र हम जब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि रावण भी अमर था, मेघनाद भी अमर था और इतने विश्व पर अन्याय कर रहे थे, तो उनको मिटाने के लिए राम ने कौन सी भी सेना नहीं तैयार की थी और उनके दोनों के ध्यान में ये नहीं आया था कि सामान्य जन ही सेना बनकर उन पे आक्रमण करेंगे। वानर सेना थी, जांबुवंत सेना थी, ये भी कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह रावण पर आक्रमण होगा करके। तो सामान्य जन के मन में प्रेरणा देकर सामान्य जन को खड़ा करके श्री राम प्रभु ने सेना बनाई और रावण जैसे, मेघनाद जैसे शत्रुओं का अमर होकर भी नाश किया। ऐसे आज भी सेमेटिक विचारधारा पर आधारित एआई जैसा संकट हमारे विश्व पर मंडरा रहा है। अमेरिका, यूरोप जैसे राष्ट्र सर्वोपरि होकर विश्व को छल रहे हैं और विश्व के सभी राष्ट्रों को अपने कब्जे में लेने की बात वो हमेशा कर रहे हैं। इसका हमें सामना करना है और इसके लिए हम सामान्य जन ही एक सेना बनकर खड़े हो जाएंगे ज्ञान के आधार पर। ये बात अभी समझ में आ रही है और ऐसा ही होगा। राम विद्यापीठ का आगे चलकर जो प्रवचन या आख्यान होंगे उसमें इसका ही मार्गदर्शन होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अस्तु। और कोई एक व्यक्ति और अनुभव कथन कर सकता है? 4 मिनट है हमारे पास, चलिए निवेदन करेंगे, हैंड रेज करेंगे जिनको करना है। जी गौरी जी। जी प्रणाम। ताई जी जो भी सिखाती है वो अमृत जैसे शब्द होते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे लोगों से जुड़ी हूँ जिनका गोल और उद्देश्य एक ही है। ताई जी जब पढ़ा रही है विद्यापीठ वगैरह तो मैं पढ़ती थी, सुनती थी और मुझे भी डाउट आता था कि ये कैसे होगा। बट मेरी जो पीढ़ी है अगर जल्दी से हो जाए तो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि एग्जाम्पल्स लाइव रहेंगे तो सब लोग विदेशी शिक्षा छोड़ के गुरुकुल में आ सकते हैं। तो आजकल जो हो रहा है, जैसे पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो ट्रम्प ने बोला कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाएंगे, यहाँ पे इंडिया में चीज़ें नहीं बनेंगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त हम एकजुट होके राष्ट्र के लिए जो लोग करते हैं तो उसको कंटिन्यू करें और जल्दी से जल्दी ये विद्यापीठ खुल जाए ताकि हम दुनिया को भी दिखा सकते हैं। और क्योंकि काफी सारे लोग बहुत मेहनत करके ब्रिलियंट बच्चे जाते हैं बाहर, और आप हर महीने में सुनते हैं कि किसी इंडियन नवयुवक जो बहुत ब्रिलियंट था विद्यापीठ में, यूएसए में या यूके में, उसको कार एक्सीडेंट में मारा जाता है, मर्डर किए जाते हैं। मतलब ये डेली न्यूज आती है, बट उसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या होती है? कुछ नहीं होती है। बस माँ बाप को पता है उनका दुख कितना होता है। तो अगर हम जैसे ताई जी कहती है कि भारत में ही विद्यापीठ रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो हमें अपने बच्चे विदेश में भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। सारी दुनिया हमारे कदमों पे आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम सबको एकजुट होकर इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। सभी ने अपने अपने विचार रखे। सत्र 19 सत्र 18 सत्र चिंतन सत्र के हुए होंगे, 19वां प्रश्नोत्तरी और आज अनुभव कथन का। सबने अपने अच्छे विचार प्रस्तुत किए, जो जो अपनी समझ में आया है, जितना हमने जाना है
जितना चिंतन किया इस सत्र का वो हमने सबके सामने रखा। अभी मैं ताई से निवेदन करता हूँ कि अपनी आज की चिंतन सत्र में बात करते हैं। राम विद्यापीठ के आज के अंतिम चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को और आज विशेष में जिन जिन लोगों ने अपने अनुभव प्रस्तुत किए हैं उन सभी को सप्रेम सादर नमस्कार। ये अंतिम नहीं है, ये आज का इस पड़ाव का आज अंतिम सत्र है। मैं आगे कैसे चलेगा वो भी बताने वाली हूँ अभी। तो ये जो राम विद्यापीठ है इसका जन्म कहाँ से हुआ ये भी नियति ताई ने और अन्य लोगों ने बताया, कि रामचंद्र जी ने बताया। अयोध्या में जब रामार्पण करने के लिए गए थे ज्ञान सागर के ग्रंथों का, तब ये संकल्पना वहां प्रस्तुत हुई और उसके बाद में इसकी शुरुआत हुई। परंतु देश की जो परिस्थिति है उसका आकलन करने के बाद यह संकल्पना का वास्तविक जन्म हुआ है। शिक्षा विषयक जहां जहां चिंतन, चर्चा, भाषण, लेखन, गोष्ठी आदि सब होता है, उसमें शिक्षा को भारतीय होना चाहिए और शिक्षा आज भारतीय नहीं है, इन दो सूत्रों को लेकर बहुत मीमांसा होती है। होना चाहिए वो तो हम कहते हैं, और भारतीय शिक्षा कैसी थी इसका भी वर्णन बहुत आता है, और आज नहीं है तो उसके परिणाम क्या हो रहे हैं, दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, इसकी भी विस्तार से चर्चा होती है। परंतु विगत 100, 125 वर्षों से, 150 वर्षों से शिक्षा को भारतीय बनाने के प्रयास चल रहे हैं, इसका भी विवरण होता है। परंतु मुख्य लक्षण क्या रहता है? समस्या का निरूपण करना, समस्या का विश्लेषण करना, समस्या के विस्तार से समझाना, उसके ऊपर में चिंता व्यक्त करना, उससे दुखी होना, ये तो होता है। परंतु चाहिए क्या? समस्या का निरूपण कम और समाधान क्या है, उसका हल क्या है, उसके ऊपर अधिक चर्चा करना, ये होना चाहिए। तो राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र का पहला लक्षण है कि देश में शिक्षा की जो भी समस्या है उसका हम हल ढूंढेंगे। दूसरा, हमने अनेक बार सुना है, देश की शिक्षा के प्रश्न को ओन करो, कौन दायित्व लेगा इसका? अब सरकार के ऊपर दायित्व उसका आ पड़ा है, क्योंकि ब्रिटिशों ने लिया और फिर स्वतंत्र भारत में वो सरकार के ऊपर ही रहा। तो हमारे चिंतन में भी हम सुनते आए हैं, कहते आए हैं कि शिक्षा का दायित्व सरकार का नहीं है। हम दायित्व को भूलकर अब शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण है ऐसा कहने लगे हैं। तो सरकार के ऊपर शिक्षा का नियंत्रण, शिक्षा के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए, ये तो हम कहते हैं। परंतु उसके मूल में है सरकार पर शिक्षा का दायित्व क्यों है? अभी नियंत्रण तो तभी आया जब शिक्षा का दायित्व सरकार पर आ गया। सरकार ने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये दायित्व अपने आप में हाथ में ले लिया और उसका स्वरूप नियंत्रण का ही था कि देश कैसे चलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी वैसी चलेगी, ब्रिटिश सरकार चलाएगी वैसी चलेगी देश की शिक्षा। अब ये सबसे पहला इसके ऊपर आघात हुआ है। देश की शिक्षा शिक्षकों ने चलानी चाहिए, ये तो सीधी बात है। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में ब्रिटिश सरकार ने ये शिक्षकों से पहले अधिकार छीन लिया, फिर दायित्व भी छीन लिया। तो आज सरकार के ऊपर ये दायित्व क्यों है? सरकार को ही क्यों ओन करना पड़ता है? शिक्षक अपने ऊपर दायित्व नहीं लेते हैं, तब लेना पड़ता है। तो ये नियंत्रण से मुक्ति की बात तो बाद में आती है, पहले दायित्व लेने की बात आती है। तो राम विद्यापीठ की संकल्पना के मूल में जो शिक्षा क्षेत्र में
चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, ऐसे शिक्षकों का, मैं इसको शिक्षक ही कहूंगी, क्योंकि शिक्षा के बारे में चिंतन करना से लेकर प्रयोग करना, ये सारा शिक्षक के ही दायित्व में या उसके ही कार्यक्षेत्र में आता है। तो ऐसे शिक्षकों पर शिक्षा का दायित्व, शिक्षा के प्रश्नों को हल करने का दायित्व होना चाहिए। और इसलिए राम विद्यापीठ के रूप में हम सब वक्ता श्रोता सभी शिक्षक के रूप में विचार कर रहे हैं, दायित्व के साथ विचार कर रहे हैं कि देश की शिक्षा के प्रश्न को हल करो, शिक्षा को सरकार से के नियंत्रण से मुक्त करो, ऐसा नहीं, सरकार को शिक्षा के दायित्व से या बोझ से मुक्त करो, ये पहली बात है। तो अभी देश स्वाधीन होने के बाद भी ये स्थिति तो आई नहीं है, इस दिशा में चिंतन भी नहीं हो रहा है, और इसलिए शिक्षा के प्रश्न तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और इतने सारे प्रयास होने के बाद भी अभारतीय शिक्षा का ही वर्चस्व बढ़ रहा है, अभारतीय जीवन व्यवस्था, जीवन दृष्टि का ही प्रभाव बढ़ रहा है, तो हम तो उल्टी दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर हमें कुछ मूल में जाकर और समग्रता में चिंतन करना पड़ेगा। इसको लेकर राम विद्यापीठ का चिंतन सत्र शुरू हुआ है। अब हम लोगों को अनुभव है, अरे खाली चिंतन से क्या होगा, चिंतन से क्या होगा, भूमि पर जमीन पर काम करना चाहिए ना। बात बिल्कुल ठीक है, चिंतन जब तक कृति तक पहुंचता नहीं तब तक उसके कोई परिणाम दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, मानस बनता है, लोगों के मन में अर्जेंसी बढ़ती है कि करो करो, परिवर्तन करो, ऐसे खाली क्या बोल बोल कर रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं। ये अधीरता बढ़ना, ये भी शुभ लक्षण है। तो ये अधीरता बढ़ाना, ये भी चिंतन सत्रों का एक काम है कि लोगों के मन में उत्सुकता बढ़नी चाहिए, अधीरता बढ़नी चाहिए, तत्परता बढ़नी चाहिए कि नहीं ये कृति तक पहुंचना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि समग्रता में विचार किए बिना तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। ये इतना गहरा है और इतना व्यापक है संकट कि इसको दूर करने के लिए भी व्यापकता और गहराई दोनों बातें होनी ही पड़ेंगी। महाभारत का युद्ध, उसके लिए पांडव भी कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे। अंत में पाशुपतास्त्र केवल एक सीखने के लिए और लाने के लिए अर्जुन को 12 वर्ष तपश्चर्या करनी पड़ी थी। पूर्ण विश्व भर में घूमना पड़ा था अपने पक्ष में अनेक राजाओं को लाने के लिए। तो ऐसे व्यापक और गहराई से, गंभीरता से चिंतन तो करना ही होगा और प्रयास तो करने ही होंगे। और इसलिए आया 140 करोड़ जनसंख्या के लिए शिक्षा का विचार हम नहीं करेंगे तो ये काम होने वाला नहीं। अब सरकार भी और अन्य लोग भी सभी के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान जैसा शब्द है ना, सभी के लिए शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, तो सबके लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, ऐसा तो सब कहते हैं। परंतु फिर हमारे इस पर जो सेमेटिक विचार है वो इतना हावी हो जाता है कि हम समानता को एक रूपता ही मानते हैं। इसलिए सभी के लिए समान शिक्षा, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, सभी के लिए समान अवसर, ऐसा जब आता है तब वह यांत्रिक हो जाता है। तो आज प्रश्न बड़ा मूल का है, सेमेटिक विचारधारा और हिंदू विचारधारा। ये दो बातें एक दूसरे के साथ कभी भी मेल नहीं खाएंगी, इन दोनों का समन्वय कभी हो नहीं सकता। विपरीत स्थिति ऐसी है कि
समन्वय नहीं हो सकता, उनका समन्वय करो, इसका आग्रह होता है। तो हमें मूल में जाकर विचार तो यही करना है कि राष्ट्र जीवन के हर एक क्षेत्र में सेमिटिक और हिंदू, ये दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी है। सेमिटिक का प्रभाव बहुत व्यापक है। सेमिटिक का प्रभाव हिंदुत्व के पक्ष के जो लोग हैं उनके भी अंतर्बाह्य घुसा हुआ है। माने हमारा मानस, हमारी बुद्धि, हमारा व्यवहार, हमारी व्यवस्थाएं, इन सब में हम सेमिटिक विचारधारा के शिकार तो हो ही रहे हैं। भले ही हम बात करते हो हिंदू विचारधारा की, तो भी हाँ, ये सारी बातें अंतर्बाह्य हमको व्याप्त होकर रही है। ऐसी सेमिटिक विचारधारा और हिंदू विचारधारा का यह संघर्ष है। शत्रु हमारे अंदर ही घुस गया है और हमसे भी कुछ न कुछ उल्टा सीधा करवाता है, उल्टा सीधा बुलवाता है, ऐसा कर रहा है। तब सेमिटिक और हिंदू विचारधारा का संघर्ष बहुत व्यापक, बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म, बहुत स्थूल, ऐसा सभी रूपों का है। इसमें जीतने के लिए ज्ञान साधना ही मुख्य साधन बनने वाला है। इतनी श्रद्धा हमारी बननी चाहिए कि ज्ञान साधना किए बिना हम सेमिटिक विचारधारा को परास्त करके हिंदू विचारधारा को प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे। ऐसा यह, इसको देवासुर संग्राम भी कह सकते हैं। वेद काल प्रकार से अनेक आयामों में वे अत्यंत प्रभावी होते हैं। धन बल, बाहुबल, बुद्धि बल, ऐसे सभी प्रकार के बल इन लोगों के पास होते हैं। आज हम वो देख ही रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से कितने ये जो बुद्धि बल है वो भी है। केवल एक बल जो सेमिटिक विचारधारा के पास नहीं है, वह है आत्मबल। तो हिंदू विचारधारा को अब आत्म बल के आधार पर बाकी सभी प्रकार के बलों का जो दुष्प्रभाव है उनसे उनसे पहले राष्ट्र को और बाद में सारे विश्व को बचाना है। ये आत्मबल की यह साधना है। इसलिए समग्रता में विचार करना, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए भारतीय शिक्षा। और एक मुद्दा कहकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगी। भारतीय शिक्षा को प्राचीन भारतीय शिक्षा ऐसा कहा जाता है। ये प्राचीन नहीं है, प्राचीन और अर्वाचीन दोनों ही है। परंपरा बनी रहती है तब प्राचीन ही हर पीढ़ी में परिष्कृत होते होते, समृद्ध होते होते अर्वाचीन बनता जाता है। प्राचीन को अर्वाचीन बनाना माने युगानुकूल बनाना, ये हर पीढ़ी की साधना होती है। हर पीढ़ी को ये काम करना होता है। इसकी परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने से होती है। हमारे प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारतीय माने वेद काल से परंपरा शुरू हुई प्राचीन को अर्वाचीन बनाने की, वहां लगभग 2500 वर्ष पूर्व खंडित हो गई। 2000 वर्ष पूर्व ईसाईयत का उद्गम हुआ, 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम का उदय हुआ और यह जो प्राचीन परंपरा को खंडित बनाने का कार्य चलता ही रहा और आज ये अब्राहमिक विचारधारा जो इस्लाम की भी है, ईसाईयत की भी है, कम्युनिज्म की भी है, तो वोकिज्म बनकर, इस्लाम बनकर, ईसाईयत बनकर ये चारों ओर से अंतर्बाह्य आक्रमण हो रहे हैं। इस्लाम का और ईसाईयत का बाहरी आक्रमण है, परंतु वोकिज्म जो है उसका तो अंतर्बाह्य दोनों स्वरूप का आक्रमण है।
और हिंदुओं पर ही वोकिज्म का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ है। इस्लाम पर वोकिज्म का इतना प्रभाव नहीं है। ईसाइयत तो इसको सीधे या परोक्ष रूप से वोकिज्म को जन्म देने वाला है, परंतु उस वोकिज्म का विरोध करते करते भी, उसका विश्लेषण करते करते भी हिंदू आंतर बाह्य उसी से आक्रांत हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। हमारी दिनचर्या, हमारे घर की व्यवस्था, हमारे नई पीढ़ी की शिक्षा, अर्थार्जन की हमारी पद्धति, सार्वजनिक उत्सवों की, समारोहों की पद्धति, हमारा संविधान, हमारे कानून, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी व्यापार व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था, इन सभी में काम करने वाले जो लोग हैं, उन सभी में ये वोकिज्म की समस्या है, वहां बाह्य स्थान प्राप्त करके रही है। इसको ये असुरों का पहला लक्षण है, और वो सूरों पर आघात करने का, देवों पर आघात और आक्रमण करने का उनका तरीका भी ऐसा है। इससे बचने के लिए और बचाने के लिए जो ज्ञान दृष्टि चाहिए, उसके लिए ये राम विद्यापीठ बना है। इसको समझना ये चिंतन सत्र का पहला उद्देश्य है। अब चिंतन को कृति में उतारने से पहले चिंतन को और अधिक स्पष्ट करना होगा और अधिक व्यापक बनाना होगा। एक चिंता व्यक्त की गई, वो संख्या की है। संख्या वास्तव में कम है, परंतु धीरे वह हमारे समाज की स्थिति ही बताती है कि हमारा समाज जो है वो कैसा है। तो पुरुषार्थ के लिए कम उद्युक्त होने वाला और उपभोग करने में अधिक प्रवृत्त होने वाला, ऐसा हमारा समाज अभी भी है। संगठन ये एक समस्या है, ये पुरुषार्थ करना, सक्रिय होना, ये दूसरी समस्या है। केवल लाभार्थी होना, सेवार्थी नहीं होना, ये तीसरी समस्या है। तो ये संपूर्ण समाज की समस्या है। उसमें यदि हम विधायक दृष्टि से देखें तो आज की 32 की उपस्थिति और कई सत्रों में हम 76 तक पहुंचे हैं, ये भी उपलब्धि, ये कम नहीं है। इसको कम नहीं आंकना चाहिए। सकारात्मक दृष्टि से देखना ये हमारा एक बहुत बड़ा बल है। वास्तव में आज हम चारों ओर डिस्कोर्स देखेंगे ना, तो नहीं हुआ, नहीं किया, नहीं कर पाए, नहीं कर सके हैं, ऐसे हमारे खुलासे बहुत सुनने को मिलते हैं। किया, कर पाए, अभी यशस्वी हुए, इस दृष्टि से, इस एंगल से हमारा चिंतन शुरू होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराश नहीं होना ये चुनौती तो है, फिर भी निराश नहीं होना ये परम आवश्यकता है। और इसलिए सकारात्मक दृष्टि से ही हम इन बातों का विचार करेंगे। अरे 32 लोग क्या कम हैं? 32 के 3200 और 3200 के 32,000 और लाख, ये होने ही वाले हैं। अंततोगत्वा बुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय लोगों की संख्या 10% भी हुई तो वो बहुत अधिक है। बाकी लोगों को तो अपने अपने उद्योग के क्षेत्र में उद्योगशील होना है। तो इसलिए संख्या की चिंता न करें। इसका अर्थ यह नहीं कि बढ़नी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए और हमारे प्रयासों से बढ़ेगी भी, परंतु ये शुरुआत कम नहीं है। 20 सत्रों तक टिके रहना ये भी बहुत बड़ा अभिनंदन के पात्र ऐसा कार्य है। इसलिए हम अपने आप को ही बधाई दें कि हमने 20 सत्रों तक निरंतर चिंतन में सहभाग किया और आगे भी करेंगे। ये मूल प्रश्न है। तो आने वाले ये विराम है, थोड़ा 2 महीने का विराम है। इसमें
में खंड नहीं पड़ेगा, परंतु 2 महीने का विराम है। व्यास पूर्णिमा को हमारा विद्यापीठ का नया वर्ष शुरू होता है, इसलिए अभी का जो समय है वो जरा हिसाब करने का, लेखा जोखा करने का, उसके नई रचना बनाने का, नई प्राथमिकताएं तय करने का ऐसा यह समय है। तो उसके तुरंत बाद श्रावण शुक्ल पंचमी से पुनः राम विद्यापीठ का चिंतन सत्र तो शुरू होगा। ये दूसरा चरण इसका होगा। शेष 2 अभी कृति में ही आने लगे। पितामही विद्यापीठ तो कृति में आ गया, व्यास विद्यापीठ जल्दी ही कृति रूप में भी आ जाएगा, राम विद्यापीठ चिंतन के रूप में आगे चलेगा। और जो 2 सत्र हैं, 2 विषय हैं, वो एक होगा दैशिक शास्त्र। दैशिक शास्त्र, ये राम विद्यापीठ का जो चिंतन चल रहा है ना, वह एकात्म मानव दर्शन के आधार पर चल रहा है। एकात्म मानव दर्शन का भी आधार दैशिक शास्त्र है। मैं 1 मिनट में दैशिक शास्त्र का भी उद्गम कैसे हुआ बता रही हूँ। 1885 में कांग्रेस न हुई। कांग्रेस में 19वीं माने 20वीं शताब्दी आते आते शुरू होते होते ऐसा एक विचार चल रहा था कि हमें आंदोलन हम कर रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, उसके परिणाम स्वरूप हमें स्वाधीनता तो मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी, परंतु ब्रिटिशों ने सारी व्यवस्थाओं में इतनी तोड़ फोड़ कर दी है कि बाद में देश व्यवस्थित कैसे चलेगा, फिर से हमें व्यवस्थाएं बनानी होंगी। तो स्वाधीन होने के बाद हमारी अपनी व्यवस्था से, अपने तंत्र से देश चलना चाहिए, ऐसा लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में एक गट विचार कर रहा था और उस दृष्टि से अध्ययन हो रहा था, अनुसंधान हो रहा था, लेखन हो रहा था। उस गट में एक बद्री शाह ठुलघरिया थे, उन्होंने शास्त्र की रचना की है। तो एकात्म मानव दर्शन के मूल में भी दैशिक शास्त्र है। तो एक चिंतन सत्र का विषय रहेगा दैशिक शास्त्र, उसका सुबोध भाष्य, और एक रहेगा गुरुकुल संकल्पना, आए गुरुकुल शुरू करे। अब धीरे धीरे ये सारे जो राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयास हैं, उनमें से गुरुकुल शुरू करना, गुरुकुल चलाना ऐसा सर्वत्र सुनाई दे रहा है। तो ये गुरुकुल संकल्पना क्या है और 21वीं शताब्दी में गुरुकुल का स्वरूप क्या रहेगा, इसको लेकर तीसरा चिंतन सत्र होगा। तो राम विद्यापीठ का चिंतन सत्र चालू ही रहेगा। आज हम विराम कर रहे हैं, थोड़ा 2 महीने का विराम है। पुनः श्रावण शुक्ल पंचमी से राम विद्यापीठ का चिंतन सत्र अपने चरण में दूसरे भाग में पुनः शुरू होगा। ये 32 के 32 तो होंगे ही, परंतु जो आज नहीं जुड़े हैं ऐसे, परंतु चिंतन सत्रों में जुड़ते भी रहे हैं, ऐसे लोग भी इसमें जुड़ेंगे और कुछ नए लोग भी उसमें जुड़ेंगे। तब तक हम इसका प्रसार करते रहेंगे और लोगों को जोड़ने के लिए मानसिक, बौद्धिक रूप से, व्यावहारिक रूप से सज्ज करते रहेंगे, ऐसा ही निवेदन है। दिनेश प्रताप जी ने लेखन किया है, वो एक पुस्तिका भी तैयार करने वाले हैं। ये बहुत ही शुभ सूचना है। यहाँ भी कुछ प्रयास हो रहे हैं। इन सबके प्रयासों के परिणाम रूप तीनों चिंतन सत्रों की पुस्तिका का रूप भी हमारे सामने आ जाएगा। हमारा दायित्व रहेगा कि इस पुस्तिका को हम बहुत लोगों तक पहुंचाएं और इस विचार का प्रचार करें। अपने हृदय में, मन में, बुद्धि में इसको स्थान दें और इसका चिंतन परिपक्व बनता जाए अपने अंदर ही, ऐसी भी कामना है। सब लोग इस चिंतन सत्र में जुड़े, बहुत धैर्य से। जैसे फाटक जी ने कहा कि ये सब बहुत कठिन है, क्लिष्ट है, बात तो ठीक है, कठिन तो है, क्लिष्ट है, परंतु कठिन है तो नहीं करना ऐसा तो नियम नहीं है। और हमने ही ठेका लिया है ऐसा भी समझ लो कि ये जो 32 लोग हैं वे, और जो नहीं जुड़े हैं परंतु जुड़ते रहे हैं, उन सब ने ठेका लिया है
कि हम राम विद्यापीठ में जो भारतीय शिक्षा की संकल्पना है उसको पुनः प्रतिष्ठित करेंगे और इसमें हम करते करते यशस्वी हो ही जाएंगे। विश्व की ये आवश्यकता है, विश्व को संकटों से मुक्त होना है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने का दायित्व भारत का है। तो भारत की तो ये नियति है कि विश्व को संकट से मुक्त करने में स्वयं समर्थ बनना, और हम सब भारतवासी हैं, इसलिए हमारा भी ये दायित्व है, हमारी भी ये नियति ही है। कहाँ जाएंगे, नहीं करेंगे तो किए बिना रह भी नहीं पाएंगे। ऐसा सब कुछ इस राम विद्यापीठ के चिंतन सत्रों का आशय, चिंतन सत्रों के आशय के रूप में है। तो हम पुनः मिलेंगे श्रावण शुक्ल पंचमी को। तब तक सभी को अभिनंदन, धन्यवाद। और अभी ये सत्र यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार। ताई जी प्लीज कृपा करके, आपने एक शब्द यूज किया था प्राचीन और अवराचीन, उसका मतलब बता दीजिए, सिर्फ शब्द का मतलब। प्राचीन माने पुरातन, हाँ। पहले के जमाने में जो था वो। अर्वाचीन माने आधुनिक, आज का। तो प्राचीन भी अर्वाचीन होता है। जी धन्यवाद। जी समय अधिक हो गया है।